हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरु एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है भूगोल। आज के क्लास में लुसेंट्स के चैप्टर भूगोल को संपूर्ण रूप से खत्म करेंगे। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और अंत तक जाएंगे। और सारे प्रश्न वन लाइनर फॉर्मेट में लिए गए हैं ताकि आपका अच्छे से क्विक रिवीजन हो जाए। तो एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करिएगा। बहुत ही कम समय में इस चैप्टर को हम लोग फिनिश कर देंगे। और फ्रेंड्स, आप सभी को वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो अब चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, जस पीरियोडस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जस पीरियोडस पुस्तक के लेखक हैं हिकेटियस। अगला क्वेश्चन, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो देखिए, भूगोल का जनक हिकेटियस को ही कहा जाता है। वर्तमान भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? एलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को। व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? इरेटोस्थेनीज को। भौतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? पोलिडोनियस को। गणितीय भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? थेल्स और एनेक्सिमिंडर को। सांस्कृतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? कार्ल ओ सावर को। विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता कौन है? एनेक्सिमिंडर। भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार किसे माना जाता है? स्ट्रैबो को। विश्व ग्लोब का निर्माता किसे कहा जाता है? मार्टिन बैहम को। ज्योग्राफिका शब्द का इस्तेमाल सर्वप्रथम किसने किया था? इरेटोस्थेनीज ने। महाविस्फोट सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? एब जॉर्ज लेमेंतेयर ने। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, याद रखिए। बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? एब जॉर्ज लेमेंतेयर ने। साम्य अवस्था या सतत सृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? थॉमस गोल्ड और हरमन बॉडी ने। दोलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? डॉक्टर एलन संडेजा ने। स्फीति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? एलन गुथ ने। हिग्स बोसान को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो हिग्स बोसान को ही गॉड पार्टिकल कहा जाता है। और गॉड पार्टिकल की खोज किसने की थी? पीटर हिग्स और फ्रांसवा इंगलर्ट ने। वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड का व्यास कितना है? 10⁸ प्रकाश वर्ष। वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड में लगभग कितने अरब मंदाकिनी हैं, यानी गैलेक्सी हैं? 100 अरब। वैज्ञानिकों के अनुसार प्रत्येक मंदाकिनी में लगभग कितने तारे हैं? 100 अरब। हम जिस मंदाकिनी यानी गैलेक्सी में रहते हैं उसका नाम क्या है? इसका नाम है मिल्की वे, यानी दुग्ध मेखला। दुग्ध मेखला को सर्वप्रथम किसने देखा था? गैलीलियो ने। सबसे नवीनतम मंदाकिनी का क्या नाम है? इसका नाम है ड्वार्फ मंदाकिनी। सौर मंडल के समस्त ऊर्जा का स्रोत डैश है? सूर्य है। ठीक है, सौर मंडल के समस्त ऊर्जा का स्रोत सूर्य को माना जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार मंदाकिनी के केंद्र से सूर्य की दूरी कितनी है? 30,000 प्रकाश वर्ष। सूर्य क्या है? तो सूर्य एक गैसीय गोला है। सूर्य में सबसे अधिक कौन सा गैस पाया जाता है? तो देखिए, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। सूर्य में सबसे अधिक गैस पाया जाता है हाइड्रोजन। ठीक है, और सूर्य में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? 71%। और सूर्य में दूसरा सबसे अधिक पाया जाने वाला गैस कौन सा है? तो ये है हीलियम। ठीक है, इसका प्रतिशत है 26.5। सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? इसे क्रोड कहा जाता है। सूर्य के बाहरी सतह का तापमान कितना होता है? तो देखिए, सूर्य के बाहरी सतह का तापमान होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य के केंद्रीय भाग का तापमान कितना होता है? तो 1.5 × 10⁻7 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड। सूर्य किस सिद्धांत पर काम करता है? नाभिकीय संलयन। ठीक है, न्यूक्लियर फिजन कहा जाता है नाभिकीय संलयन को। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को क्या कहते हैं? इसे कोरोना कहा जाता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 16.6 सेकंड। सूर्य का व्यास कितना है? तो वैज्ञानिकों के अनुसार सूर्य का व्यास है 13,92,000 किलोमीटर। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का कितना गुना अधिक है? 110 गुना। सूर्य पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? 13 लाख गुना।
तो देखिए सूर्य जो है पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। ग्रहों द्वारा सूर्य का परिक्रमा करने की बात सर्वप्रथम किसने कही थी? निकोलस कॉपरनिकस ने। ठीक है, तो निकोलस कॉपरनिकस ने ही सबसे पहले ये कहा था कि जितने भी ग्रह हैं वे सभी सूर्य का परिक्रमा करते हैं, यानी सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। सूर्य केंद्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? निकोलस कॉपरनिकस ने। ग्रहीय कक्षाओं के नियम की खोज किसने की थी? जोहानेस केपलर ने। जोहानेस केपलर ने ही कहा था कौन सा ग्रह किस कक्षा में घूम रहा है। ठीक है, किस ग्रह को बौने ग्रहों की सूची में रखा गया है? चेरॉन, सेरस और प्लूटो। प्लूटो देखिए पहले ग्रह था लेकिन बाद में इसे ग्रहों की सूची से निकाल दिया गया, अब इसे बौने ग्रह की सूची में रखा जाता है। वर्तमान में ग्रहों की संख्या कितनी है? वर्तमान में ग्रहों की संख्या 8 है। ठीक है, पहले 9 हुआ करती थी, बाद में प्लूटो को इससे बाहर कर दिया गया। और ये 8 ग्रह कौन से हैं? याद रखिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण ग्रह। सूर्य से दूरी के हिसाब से ग्रहों को व्यवस्थित करें। यह सबसे इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यानपूर्वक देखिए। मान के चलते हैं ये सूर्य है। ठीक है, ये सूर्य है। सूर्य के सबसे नज़दीक में कौन सा ग्रह है? बुध। सूर्य से दूसरा ग्रह है शुक्र। सूर्य से तीसरा ग्रह है पृथ्वी। सूर्य से चौथा ग्रह है मंगल। ठीक है, सूर्य से 5वां ग्रह है बृहस्पति, 6ठा शनि, 7वां अरुण और वरुण है 8वां। यानी सूर्य से सबसे नज़दीक का ग्रह है बुध और सूर्य से सबसे दूरी वाला ग्रह है वरुण। किस ग्रह को पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह भी कहा जाता है? तो देखिए पार्थिव ग्रह कहा जाता है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को। किस ग्रह को बृहस्पतीय ग्रह या बाह्य ग्रह कहा जाता है? तो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण को बाह्य ग्रह कहा जाता है। किन ग्रहों को नंगी आंखों द्वारा देखा जा सकता है? तो ये हैं मंगल ग्रह, बुध ग्रह, बृहस्पति, शुक्र और शनि। इन सभी को नंगी आंखों से देखा जा सकता है पृथ्वी से। आकार के हिसाब से ग्रहों को घटते क्रम में व्यवस्थित करें। आकार के हिसाब से, यानी सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो देखिए सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, दूसरे स्थान पे शनि, तीसरे स्थान पे अरुण, चौथे स्थान पे वरुण, 5वें स्थान पे पृथ्वी। तो याद रखिए पृथ्वी जो है सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। सौरमंडल का 6ठा सबसे बड़ा ग्रह शुक्र है, 7वां मंगल और 8वां बुध। यानी बुध ग्रह जो है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है और बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? अभी देखिए यहाँ पे घनत्व के बारे में पूछ रहा है, तो सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह है शुक्र। सबसे अधिक द्रव्यमान वाला ग्रह कौन सा है? तो ये है बृहस्पति। सबसे कम द्रव्यमान वाला ग्रह कौन सा है? तो ये है बुध। कौन सा ग्रह सूर्य का सबसे जल्दी परिक्रमा कर लेता है? बुध ग्रह। मीथेन की अधिकता के कारण किसे हरा ग्रह कहा जाता है? वरुण को। ठीक है, तो ध्यान रखिए वरुण ग्रह पर किसकी अधिकता है? मीथेन की अधिकता है, जिसके कारण वरुण ग्रह हरा दिखाई देता है। वैज्ञानिकों के अनुसार किस ग्रह की घूर्णन की दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर है? तो शुक्र और अरुण ग्रह ये 2 ऐसे ग्रह हैं जिनकी घूर्णन की गति पूर्व से पश्चिम की ओर है। इसके अलावा जो 6 ग्रह हैं उन सभी की घूर्णन गति पश्चिम से पूर्व की ओर है। ठीक है, शुक्र और अरुण ग्रह को छोड़कर सभी ग्रहों का घूर्णन का दिशा जो है पश्चिम से पूर्व की ओर है, यानी एंटी क्लॉकवाइज है। कौन सा ग्रह सबसे चमकीला और सबसे गर्म है? तो यह है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को वीनस कहा जाता है। किस ग्रह का अपना कोई उपग्रह नहीं है? तो ये है बुध ग्रह और शुक्र ग्रह, मर्क्यूरी और शुक्र यानी वीनस। किस ग्रह को पृथ्वी का भगिनी ग्रह भी कहा जाता है? तो यह है शुक्र ग्रह। सांझ का तारा तथा भोर का तारा किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सांझ का तारा और भोर का तारा कहा जाता है शुक्र ग्रह को। यानी शाम के समय और भोर के समय में सबसे चमकीला जो ग्रह दिखाई देता है, आप लोग नंगी आंखों से भी देख सकते हैं, तो ये शुक्र ग्रह ही है, जो कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। ग्रह का घनत्व, आकार एवं व्यास लगभग पृथ्वी का किस ग्रह का घनत्व, आकार और व्यास
लगभग पृथ्वी के समान है, तो ये है शुक्र ग्रह। ज्ञानीमीड किस ग्रह का उपग्रह है? तो ज्ञानीमीड जो उपग्रह है ये बृहस्पति का उपग्रह है, यानी बृहस्पति का चंद्रमा है ये। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो लाल ग्रह कहा जाता है मंगल को। फोबोस और डिमोस किस ग्रह के दो उपग्रह हैं? बहुत ही ज़्यादा ये दोनों फेमस उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। ये दोनों मंगल ग्रह के चंद्रमा हैं, उपग्रह हैं। मंगल ग्रह अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुका हुआ है? 25 डिग्री। और पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुका हुआ है? 23.5 डिग्री, याद रखिए। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी किस ग्रह पर स्थित है? ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है ओलिपस मेसी, जो कि मंगल ग्रह पे है। सौरमंडल का सबसे बड़ा पर्वत शिखर किस ग्रह पर है? मंगल ग्रह पर है, और इसका नाम है निक्स ओलंपिया। ठीक है, तो निक्स ओलंपिया जो है ये सौरमंडल का सबसे बड़ा पर्वत है। पृथ्वी के अलावा एकमात्र ग्रह कौन सा है जिस पर जीवन संभव माना जाता है? मंगल ग्रह। शनि ग्रह के वलयों की संख्या कितनी है? 7। टाइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? तो टाइटन जो है ये शनि ग्रह का उपग्रह है, और ये शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। सौरमंडल में किस उपग्रह का आकार बुध ग्रह के लगभग बराबर है? तो ये है टाइटन। देखिए, कई बार उपग्रह को चंद्रमा भी कहा जाता है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। किस ग्रह का घनत्व इतना कम है कि इसे जल पर रखने पर तैरने लगेगा? तो ये है शनि ग्रह। शनि ग्रह का एकमात्र उपग्रह कौन सा है जो इसकी कक्षा में घूमने के विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है? तो ये है फोबे। 1665 ईस्वी में किस खगोल शास्त्री ने शनि ग्रह की खोज की थी? तो देखिए, शनि ग्रह की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? क्रिश्चियन हाइजोन ने। अरुण ग्रह की खोज 1781 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? विलियम हर्शेल। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा तथा इप्सिलोन किस ग्रह के वलयों के नाम हैं? वरुण ग्रह के, यानी यूरेनस के वलय के नाम हैं ये सारे। टाइटेनिया किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? तो देखिए, टाइटन जो है शनि ग्रह का उपग्रह है, और ये है टाइटेनिया। टाइटेनिया अरुण ग्रह का उपग्रह है। अरुण यानी नेपच्यून। अपने अक्ष पर सबसे अधिक झुके होने के कारण सौरमंडल का लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है? नेपच्यून को, यानी अरुण को। ट्रिटॉन किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? वरुण का, यानी यूरेनस का। चलिए अगला क्वेश्चन। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुका हुआ है? 23.5 डिग्री। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? 12,756 किलोमीटर। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? 12,714 किलोमीटर। लीप वर्ष कितने दिनों का होता है? तो देखिए, हर 4 साल में एक लीप वर्ष आता है, जो कि 366 दिनों का होता है। नीला ग्रह किसे कहा जाता है? पृथ्वी को। सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो ये है प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी पृथ्वी से कितनी दूरी पर स्थित है? 4.22 प्रकाश वर्ष। रात में दिखाई पड़ने वाला सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो ये है साइरस, या फिर इसे ही डॉग स्टार कहा जाता है। चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहा जाता है? शांति सागर। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन क्या कहलाता है? इसे सेलेनोलॉजी कहा जाता है। किसे जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है? चंद्रमा को। ठीक है। चंद्रमा पर स्थित सबसे ऊंचे पर्वत का क्या नाम है? इसका नाम है लिबनिज पर्वत। मानव पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग देख सकता है? तो पृथ्वी से चंद्रमा का 57% भाग देखा जाता है। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकटतम होता है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? इसे सुपर मून कहा जाता है, जब चंद्रमा जो है पृथ्वी के सबसे करीब में होता है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच औसतन दूरी कितनी है? 3,84,365 किलोमीटर। किस वर्ष प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से अलग कर दिया गया था? 2006 में। ठीक है, उस समय 9 ग्रह हुआ करते थे। 2006 में प्लूटो को ग्रहों की सूची से अलग हटाकर 52 ग्रहों की सूची में डाल दिया गया था। अब कुल ग्रहों की संख्या 8 है। चंद्रमा का व्यास कितना है? 3,480 किलोमीटर।
वैज्ञानिकों के अनुसार बुध ग्रह सूर्य को कितने दिनों में परिक्रमण कर लेता है? 88 दिनों में। ठीक है, यानी बुध ग्रह जो है सूर्य का 88 दिन में परिक्रमा कर लेता है। वैज्ञानिकों के अनुसार मंगल ग्रह सूर्य को कितने दिनों में परिक्रमण कर लेता है? 687 दिन में। मंगल एवं बृहस्पति ग्रह के बीच मौजूद छोटे छोटे आकाशीय पिंडों को क्या कहा जाता है? इन्हें क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉइड कहा जाता है। किस क्षुद्र ग्रह को नंगी आंखों से देखा जा सकता है? तो ये है फोरवेस्टा। सौर मंडल के छोर पर स्थित बहुत छोटे छोटे पिंड को क्या कहते हैं? इसे धूमकेतु कहा जाता है या फिर पूछल तारे। हैले नामक धूमकेतु कितने वर्ष में एक बार दिखाई देता है? तो ये 76 साल में एक बार दिखाई देता है हैले, जो कि एक धूमकेतु है। हैले नामक धूमकेतु आखिरी बार कब दिखाई दिया था? 1986 में। यानी अगली बार हैले नामक धूमकेतु कब दिखाई देगा? 2062 में। जब पृथ्वी सूर्य के अधिक पास होती है तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? इसे उपसौर कहा जाता है। पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक किस दिन होता है? 3 जनवरी को। और ऐसी स्थिति में पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर हो जाती है। जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? इसे अपसौर कहा जाता है। ठीक है, जब नज़दीक हो, जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक हो उपसौर कहा जाता है, और सबसे अधिक दूरी पर हो तो अपसौर कहा जाता है। पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर किस दिन होता है? 4 जुलाई को। और ऐसी स्थिति में पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर हो जाती है। पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है? इसे देशांतर रेखा कहा जाता है। इसे मैं अच्छे से समझा देता हूँ। मान के चलिए ये पृथ्वी है, ये है उत्तरी ध्रुव और ये है दक्षिणी ध्रुव, और बीच में इस तरह का रेखा है, आप सभी को पता होगा। इसी रेखा को, इसी काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहा जाता है। ठीक है, इस तरह से जो रेखा खींचा हुआ रहता है इसे देशांतर रेखा कहा जाता है। और बीच में इस तरह से भी रेखा खींचा रहता है, इसे अक्षांश रेखा कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन। पृथ्वी पर पूर्व से पश्चिम की ओर विषुवत रेखा के समांतर खींची गई काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? तो विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा, ये पृथ्वी है, बीच में भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा है, और इसी के समांतर बहुत सारी काल्पनिक रेखाएं हैं। इसे अक्षांश रेखा कहा जाता है। ठीक है, इसे अक्षांश रेखा, और ऊपर से नीचे की तरफ हो, उत्तर से दक्षिण, इसे देशांतर रेखा कहा जाता है। भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश को क्या कहा जाता है? इसे कर्क रेखा कहा जाता है। ठीक है, ये पृथ्वी है, ये बीच में भूमध्य रेखा है, और इसके इधर 23.5 डिग्री पर जो काल्पनिक रेखा है इसे ही कर्क रेखा कहा जाता है, कर्क रेखा। ठीक है, और ठीक इसके साउथ में जो 23.5 डिग्री पर जो काल्पनिक रेखा है इसे मकर रेखा कहा जाता है। तो याद रखिए, जो उत्तर दिशा में 23.5 डिग्री वाला अक्षांश रेखा है उसे कर्क रेखा, और जो दक्षिण में 23.5 डिग्री पर काल्पनिक रेखा है उसे मकर रेखा कहा जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? 4 मिनट। तो याद रखिएगा, 1 डिग्री देशांतर को मिनट में बोला जाए तो ये 4 मिनट की दूरी होती है। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है? इसे गौरे कहा जाता है। 0 अंश अक्षांश तथा 0 अंश देशांतर कहाँ पर कटती है? अटलांटिक महासागर में। उत्तरी गोलार्ध में किस दिन सबसे बड़ा दिन होता है? उत्तरी गोलार्ध में, ये पृथ्वी है, बीच में भूमध्य रेखा है, इस भाग को उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं और इस भाग को साउथ दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। तो देखिए, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को, और इस दिन सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है, यानी ठीक उसके ऊपर होता है। दक्षिणी गोलार्ध में किस दिन सबसे बड़ा दिन होता है? 22 दिसंबर को, और इस दिन मकर रेखा पर सूर्य जो है लंबवत होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है। चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाता है तभी चंद्र ग्रहण होता है। ग्रीनविच से पूरब की ओर जाने पर समय पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए, प्रत्येक देशांतर पर समय 4 मिनट बढ़ता है।
कितने डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किन किन सागरों से होकर गुजरती है? आर्कटिक सागर, चुकी सागर, बेरिंग स्ट्रेट और प्रशांत महासागर। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर है? बेरिंग जल संधि। भारत में कितने डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक समय माना जाता है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत में मानक समय माना जाता है। भारत का समय ग्रीनविच से कितना घंटा आगे है? 5.5 घंटा। आप लोग अक्सर देखते होंगे 5.5 घंटा आगे है। 82.5 डिग्री देशांतर रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और ये 5 राज्य कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। 82.5 डिग्री देशांतर पर स्थित किस शहर को भारत का मानक समय निर्धारित होता है? किस शहर से? मिर्ज़ापुर, जो कि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद नैनी में है। ठीक है, मिर्ज़ापुर। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा जो कि भूमध्य रेखा के समानांतर है। और ये 8 राज्य हैं: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। विषुवत रेखा से 30 डिग्री उत्तर तथा 30 डिग्री दक्षिण क्षेत्र को क्या कहते हैं? इसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। आप सभी को समझा देता हूँ फिर से। ये है पृथ्वी, बीच में है विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा, इसके इधर 30 डिग्री और इसके इधर 30 डिग्री क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र किसे कहते हैं? तो 30 डिग्री से अब 45 डिग्री उत्तरी या दक्षिणी अक्षांशों के बीच के स्थित जो क्षेत्र है, 30 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में दोनों तरफ उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध, उन्हें उपोष्ण कटिबंध क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र किसे कहते हैं? तो 45 डिग्री से 66 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच स्थित क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र कहा जाता है। ध्रुवीय कटिबंध क्षेत्र किसे कहते हैं? तो 66 डिग्री से लेकर 90 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच के स्थित क्षेत्र को ध्रुवीय कटिबंध क्षेत्र कहा जाता है। पृथ्वी के केंद्रीय भाग को क्या कहा जाता है? इसे कोर कहा जाता है। भूपर्पटी मुख्यतः किन चट्टानों से बना है? बेसाल्ट। भूपर्पटी पर सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। कितना प्रतिशत? 40.60%। भूपर्पटी पर दूसरा सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? सिलिकॉन। 27.72%। भूपर्पटी पर तीसरा सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? एल्यूमिनियम। 8.13%। भूपर्पटी की मोटाई कितनी है? 34 किलोमीटर। देखिए एक बात नोट करिए, पृथ्वी के हिस्से को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। सबसे ऊपरी भाग को भूपर्पटी कहा जाता है, क्रस्ट, उसके बाद आवरण, मेंटल, और उसके बाद केंद्रीय भाग जिसे कोर कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, मैग्मा चैम्बर पृथ्वी के किस भाग में पाया जाता है? आवरण भाग में। और आवरण भाग की मोटाई कितनी है? 3400 किलोमीटर। पृथ्वी का केंद्रीय भाग किसका बना है? निकेल और फेरस का। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिए, पृथ्वी का केंद्रीय भाग किसका बना है? निकेल और फेरस का। पृथ्वी के नीचे जाने पर प्रति 32 मीटर की गहराई पर तापमान कितना डिग्री बढ़ जाता है? 1 डिग्री सेंटीग्रेड। पृथ्वी के कुल कितने प्रतिशत भाग पर स्थल है? 29%। पृथ्वी की अधिकतम गहराई कौन सी है? मेरियाना गर्त है। वहीं पृथ्वी की अधिकतम ऊंचाई माउंट एवरेस्ट है। पृथ्वी के भू क्षेत्रफल व जल क्षेत्रफल का अनुपात क्या है? 3:7। लावा के जमने से किस चट्टान का निर्माण होता है? तो लावा के जमने से अग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। ग्रेनाइट, बेसाल्ट और डायोराइट आदि किस चट्टान के उदाहरण हैं? ये सारे अग्नेय चट्टान के उदाहरण हैं। ठीक है, आप सभी लोग देखते होंगे ज्वालामुखी फूटता है तो उसमें से आग के जैसा बहता हुआ लावा निकलता है और वो जम जाता है, उसे ही अग्नेय चट्टान कहा जाता है, याद रखिए।
कौन सा एक पतालीय पिंड है? तो बैथोलिट जो है ये पतालीय पिंड है। जब मैग्मा भूपृष्ठ के समानांतर परतों में फैलकर जमता है तब उसे क्या कहते हैं? उसे सील कहा जाता है। चूना पत्थर का रूपांतरित रूप क्या है? संगमरमर। ठीक है। ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप क्या है? नीस। बलुआ पत्थर का रूपांतरित रूप क्या है? क्वार्टजाइट। लिग्नाइट कोयला का रूपांतरित रूप क्या है? एंथ्रोसाइट कोयला। एंथ्रेसाइट कोयला होता है, एंथ्रेसाइट। बिटुमिनस कोयला का रूपांतरित रूप क्या है? ग्रेफाइट। शैल का रूपांतरित रूप क्या है? तो शैल के रूपांतरित रूप को स्लेट कहा जाता है। ग्रेबो के रूपांतरित रूप को सर्पेंटाइन कहा जाता है। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट, कांग्लोमरेट तथा नमक की चट्टान किस चट्टान के उदाहरण हैं? अवसादी चट्टान के उदाहरण हैं। अवसादी चट्टानें कैसी होती हैं? तो ये परतदार होती हैं। सबसे प्राचीन चट्टान कौन सी है? अग्नेय चट्टान। अग्नेय चट्टानों को किस श्रेणी की चट्टानों में रखा जाता है? प्राथमिक श्रेणी की चट्टानों में। आगरा का किला तथा दिल्ली का लाल किला किस अवसादी चट्टानों का बना है? बलुआ पत्थर। लावा शीघ्र ही ठंडा होकर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाता है, उसे क्या कहते हैं? इसे सिंडर कहा जाता है। कोलिमा ज्वालामुखी किस देश में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है? तो कोलिमा ज्वालामुखी ये मेक्सिको में है। तो प्रमुख ज्वालामुखियों का नाम देकर परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। इन सभी प्रमुख ज्वालामुखियों को याद रखिए। एटना और स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी किस देश में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी हैं? ये दोनों प्रमुख ज्वालामुखी हैं, इटली के। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? स्ट्रोम्बोली को ही कहा जाता है, जो कि इटली में है। विसुवियस, कराकाटोआ, फ्यूजियामा और मेयन किस ज्वालामुखी के उदाहरण हैं? प्रसुप्त ज्वालामुखी। दमवंद, पोपा, किलिमंजारो और चिम्बराजो किस ज्वालामुखी के उदाहरण हैं? ये सभी शांत ज्वालामुखी हैं। किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो देखिए ये है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। इस देश में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। फायर रिंग ऑफ द पैसिफिक किसे कहा जाता है? प्रशांत महासागर के परिमेखला को। ठीक है। जिस ज्वालामुखी के साथ जल तथा वाष्प भी बाहर निकलता है उसे क्या कहते हैं? उसे गेसर कहा जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो ये है कोटापैक्सी, जो कि इक्वाडोर में है। इसकी ऊंचाई है 19,613 फीट। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडे किस देश में है? तो ये अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पर स्थित है, दक्षिण अमेरिका में। ठीक है। एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है ओजस डेल सलाडे, जो कि अर्जेंटीना चिली बॉर्डर पर है। विश्व का सबसे ऊंचा शांत ज्वालामुखी एकांकागुआ किस पर्वत पर स्थित है? एंडीज पर्वत पर। भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहा जाता है, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन। कौन सी तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी होती हैं? सतही तरंगे, या फिर इन्हें ही एल तरंगे कहा जाता है। कौन सी तरंगे सिर्फ ठोस माध्यम से होकर गुजरती हैं? द्वितीय तरंगे। और द्वितीय तरंगों को एस तरंगे भी कहा जाता है। भूकंपीय तरंगों को किस यंत्र द्वारा रेखांकित किया जाता है? सिस्मोग्राफ द्वारा। ठीक है। कौन सी तरंगे द्रव पदार्थों में से नहीं गुजर सकती? गौण तरंगे। भूकंप के उद्भव के स्थान को क्या कहा जाता है? भूकंप केंद्र। भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को क्या कहा जाता है? इसे भूकंप अधिकेंद्र कहा जाता है। पृथ्वी के नीचे से जहाँ से भूकंप उठा उसे भूकंप केंद्र, और उसके ऊपर पृथ्वी के ऊपर जो बिंदु है उसे भूकंप अधिकेंद्र कहा जाता है। भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? रिक्टर स्केल। विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी कौन सी है? तो ये है जॉर्डन नदी घाटी। इसकी लंबाई है 4800 किलोमीटर। विंध्याचल एवं सतपुड़ा, नीलगिरी, पारसनाथ तथा राजमहल की पहाड़ियाँ किसका उदाहरण है? ये सारे चट्टानों के अपर्दन के उदाहरण हैं। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी सबसे पुरानी वलित पर्वत है? ये है अरावली पर्वत श्रेणी। गुरु शिखर किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? माउंट आबू। कई बार पूछा गया है।
समुद्र तल के निकट स्थित मैदान का निर्माण नदियों के अपरदन का फलस्वरूप होता है। नदियों के अपरदन के फलस्वरूप होता है, क्या कहलाता है? इसे संप्राय मैदान कहा जाता है। हवा द्वारा उड़ाकर लाई गई मिट्टी और बालू के कणों से निर्मित मैदान को क्या कहा जाता है? इसे लोएस मैदान कहा जाता है। एनाकोंडा, जिसे विश्व का सबसे बड़ा सांप कहा जाता है, किस वन में पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले वन को क्या कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। 150 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले वन को क्या कहा जाता है? इसे उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन कहा जाता है। किस वन के वृक्ष की पत्तियां नुकीली होती हैं? टैगा वन। किस वन में चौड़ी पत्ती वाले शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं? पर्वतीय वन। सवाना घास का मैदान किस देश में पाया जाता है? पूर्वी अफ्रीका में, खास करके केन्या और तंजानिया में। तो देखिए, घास का मैदान भी पूछा जाता है, तो ध्यान रखिए, सवाना घास का मैदान पूर्वी अफ्रीका में पाया जाता है। कंपोस्ट घास का मैदान किस देश में स्थित है? ब्राज़ील में है। लानोस घास का मैदान किस देश में है? वेनेजुएला और कोलंबिया में। प्रेयरी घास का मैदान किस देश में पाया जाता है? अमेरिका और कनाडा में। पंपास घास का मैदान किस देश में स्थित है? अर्जेंटीना में। डाउन्स घास का मैदान किस देश में है? ऑस्ट्रेलिया में। स्टेपी घास का मैदान कहाँ पर है? एशिया, यूक्रेन, रूस और चीन में पाया जाता है स्टेपी घास का मैदान। कौन सा उष्णकटिबंधीय घास है? सवाना और कंपोस्ट घास का मैदान को उष्णकटिबंधीय घास का मैदान कहा जाता है। कौन सा शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है? प्रेयरी, पंपास, स्टेपी और डाउन्स। वेल्ड घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका में। एशिया विश्व का लगभग कितने प्रतिशत भाग पर विस्तृत है? 30%। कौन सी नहर एशिया को अफ्रीका से अलग करती है? लाल सागर और स्वेज नहर। कौन सी सागर एशिया और यूरोप की सीमा बनाती है? तो ये है काला सागर, कैस्पियन सागर और भूमध्य सागर। कौन सी जल संधि एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है? तो ये है बेरिंग जल संधि। एशिया में विश्व का लगभग कितना प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 60%। एशिया महाद्वीप में सबसे प्राचीन स्थल खंड कौन सा है? तो ये है अंग्रा लैंड, जो कि रूस और चीन में है। और इसके अलावा गोंडवाना लैंड भी है, जो कि प्रायद्वीपीय भारत है। प्रायद्वीपीय भारत में है गोंडवाना लैंड। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है अरब प्रायद्वीप। माउंट एवरेस्ट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा। विश्व का सबसे विस्तृत पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो ये है पामीर का पठार, जो कि 4875 मीटर ऊंची है। पामीर पठार किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया महाद्वीप में है। विश्व का छत किसे कहा जाता है? तो पामीर के पठार को विश्व का छत कहा जाता है। एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है? मालदीव। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? सिंगापुर। एशिया का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध मतलब जिसकी सीमा समुद्र को स्पर्श नहीं करती, देश कौन सा है? तो एशिया का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश है कजाकिस्तान। एशिया का सबसे बड़ा गहरा सागर कौन सा है? मृत सागर, जिसकी गहराई 397 मीटर है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगसी नदी, जो कि चीन में है। ठीक है, यांगसी नदी, यांगत्जे नदी भी कहा जाता है इसे, यांगत्जे नदी। एशिया का सबसे गहरा सागरीय गर्त कौन सा है? मेरियाना गर्त, जिसकी गहराई है 11,022 मीटर। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील, इसकी गहराई है 1940 मीटर। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर झील, जो कि एशिया में है। रूस के एशिया वाले भाग को क्या कहते हैं? इसे ही साइबेरिया कहा जाता है। तो रूस एक ऐसा देश है जो कि एशिया और यूरोप दोनों में फैला हुआ है। एशिया वाले भाग को साइबेरिया कहा जाता है। और ध्यान रखिए, बैकाल झील तथा कैस्पियन सागर झील ये दोनों साइबेरिया में ही स्थित हैं। माउंट एवरेस्ट का पुराना नाम क्या है? चोटी 15। नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी के अनुसार माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 4850 मीटर।
माउंट एवरेस्ट को चीन में किस नाम से जाना जाता है? कोमोलंगमा। एशिया में विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील कौन सी है? पेंगोंग झील है, जो कि लद्दाख से तिब्बत तक फैला हुआ है। एशिया महाद्वीप में विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो ये है मासिनराम, जो कि मेघालय में है। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? महालेवी गंगा। एशिया में विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो देखिए, पहले गोरखपुर था, अब ये हुबली वाला चला गया। हुबली स्टेशन पे जो प्लेटफॉर्म अभी हाल ही में उसका उद्घाटन किया गया कर्नाटक के हुबली में, वो अब सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बन गया है। तो इसे आप सभी लोग एडिट कर लेना। अब गोरखपुर वाला जो प्लेटफॉर्म है ये दूसरे स्थान पे चला गया है। प्रशांत महासागर में गिरने वाली एशिया की प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं? हुआंगहो, अमूर, सिक्यांग और यांगतिसी कियांग। आर्कटिक महासागर में गिरने वाली एशिया की प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं? तो लीना, ओबे और येनेसी नदी जो है आर्कटिक महासागर में जाकर गिर जाती है। एशिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है? तो ये है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, जो कि लेनिनग्राड से लेकर लेनिनग्राड से व्लादिवोस्तोक तक जाता है। इसकी दूरी है 9,438 किलोमीटर। एशिया की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? तो ये है शिकन, जो कि जापान में है। एशिया का सबसे बड़ा रबर उत्पादक और निर्यातक देश कौन सा है? थाईलैंड। चलिए अगला क्वेश्चन। तंबाकू, गेहूं, चावल, चाय तथा कपास आदि के उत्पादन में विश्व में किस देश का प्रथम स्थान है? चीन का। एशिया का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? तो ये है मोहनजोदड़ो, जो कि पाकिस्तान में है। एशिया का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो ये है बरखोयांस्क, जो कि साइबेरिया में है। किस स्थान को पृथ्वी का शीत ध्रुव भी कहा जाता है? बरखोयांस्क। कौन सी नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है? तो ये है स्वेज नहर, जो कि लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, याद रखिए। विश्व में सिनकोना का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? इंडोनेशिया। सिनकोना क्या है? ये एक पेड़ है। मलेरिया का दवा कुनैन किससे प्राप्त किया जाता है? सिनकोना पेड़ से। विश्व में सिंचाई के लिए नहरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में है? पाकिस्तान में। स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं? थाईलैंड, म्यांमार और लाओस। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 से लेकर 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश। संपूर्ण भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? 68 डिग्री 7 से लेकर 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है भारत। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? 7वां क्षेत्रफल के हिसाब से। और जनसंख्या के हिसाब से एक रिपोर्ट के अनुसार अब इसने चीन को भी पीछे छोड़ दिया है, यानी जनसंख्या के मामले में अब ये पहले स्थान पर चला गया है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो देखिए, अब इसने पीछे छोड़ दिया है। हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई थी, उसके अनुसार भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का कितना प्रतिशत है? 2.42%। भारत की जनसंख्या संपूर्ण विश्व का कितना प्रतिशत है? 17.5%। भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है? 3215 किलोमीटर। भारत का पूर्व से पश्चिम में विस्तार कितना है? 2933 किलोमीटर। भारत के मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितनी है? मुख्य भूमि के तटीय भाग की बात चल रहा है। 6100 किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। संपूर्ण भारत के तटीय भाग की लंबाई कितनी है? संपूर्ण भारत 7,516.5 किलोमीटर। लंबाई में भारत सबसे अधिक सीमा किस देश के साथ शेयर करता है? बांग्लादेश के साथ। तो याद रखिए, भारत अपनी सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ शेयर करता है। भारत की सीमा कितने देशों को स्पर्श करती है? 7 देशों को। ये देश हैं बांग्लादेश, चीन, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, म्यांमार और अफगानिस्तान। बांग्लादेश की सीमा भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है? 5 राज्यों को, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। चलिए अगला क्वेश्चन। नेपाल की सीमा भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है? 5 राज्यों को, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम।
भूटान की सीमा भारत के किन राज्यों को स्पर्श करती है? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और असम, यानी 4 राज्यों को। भारत की जलीय सीमा कितने देशों से स्पर्श करती है? 7 देशों से। पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया। भारत कितने देशों के जल तथा स्थल सीमा दोनों को स्पर्श करता है? ऐसे 3 देश हैं जिसे भारत स्थल और समुद्री सीमा दोनों शेयर करता है: बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो ये है इंदिरा पॉइंट। इसे ही पिगमेलियन पॉइंट भी कहा जाता है, जो कि अंडमान और निकोबार में है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कॉल इसे कहा जाता है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो ये है सर क्रीक, जो कि गुजरात में है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो ये है वालांगू, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? यहाँ पे मुख्य भूमि का बात चल रहा है, तो ये है कन्याकुमारी। भारत और चीन की सीमा रेखा का क्या नाम है? इसे मैकमोहन रेखा कहा जाता है। भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा का क्या नाम है? रेड क्लिफ रेखा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का क्या नाम है? डुरंड रेखा। पाक जलडमरू मध्य यानी पाक स्ट्रेट किन 2 देशों को अलग करता है? भारत और श्रीलंका के बीच में है पाक जलडमरू मध्य। पृथ्वी के चुंबकीय विषुवत रेखा कहाँ से गुजरती है? त्रिवेंद्रम से। भारतीय उपमहाद्वीपीय देश कौन से हैं? तो देखिए, भारतीय उपमहाद्वीपीय देश भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल को कहा जाता है। मन्नार की खाड़ी किन 2 देशों के बीच स्थित है? भारत और श्रीलंका के बीच में। भारत के किस राज्य की तटीय रेखा सबसे लंबी है? गुजरात। भारत के कितने राज्य तट रेखा वाले राज्य हैं? तो ये हैं 9: महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और गुजरात। 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा एकमात्र राज्य कौन सा है? त्रिपुरा। कौन सी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है? संकोश नदी। नेक्स्ट, शिप किला दर्रा, रोहतांग दर्रा और बड़ा लेचा दर्रा किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। नथुला दर्रा और जैलेपला दर्रा किस राज्य में है? सिक्किम में है। दर्रे के बारे में बार बार पूछा जाता है, याद रखना है। तुजू दर्रा किस राज्य में है? मणिपुर में। यांगयाप दर्रा, बोमडिला दर्रा और दिफू दर्रा किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में। लिपू लेखा दर्रा, माना दर्रा और नीति दर्रा किस राज्य में है? उत्तराखंड में। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? काराकोरम। लेह को कश्मीर घाटी से कौन सा दर्रा जोड़ता है? जोजिला दर्रा। कौन सा दर्रा श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है? बुर्जिल दर्रा। जम्मू से श्रीनगर को कौन सा दर्रा जोड़ता है? बनिहाल दर्रा। शिमला से तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो यह है शिप किला। भूवैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय के स्थान पर पहले कौन सा समुद्र था? टेथिस समुद्र। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? इसका नाम है K2, जिसे गॉडविन ऑस्टिन कहा जाता है। इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। शिवालिक और लघु हिमालय के बीच कौन सी घाटी स्थित है? काठमांडू घाटी। मैकाल पठार किस राज्य में है? मैकाल पठार छत्तीसगढ़ में है। मालवा का पठार किस राज्य में है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है मालवा का पठार। मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? अमरकंटक। नर्मदा नदी, सोन नदी और महानदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? अमरकंटक में, मध्य प्रदेश के अमरकंटक। किस पठार को भारत का रूर कहा जाता है? छोटा नागपुर पठार को। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ी। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसे सह्याद्री भी कहा जाता है। उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? कालसुबाई। दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? कुद्रेमुख। महाबलेश्वर चोटी का उच्चतम बिंदु कौन सा है? यह है विल्सन पॉइंट। दक्कन का पठार किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। सावित्री, वेन्ना, गायत्री,
कोयना तथा कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? इन सभी नदियों का उद्गम स्थल है महाबलेश्वर में। थाल घाट दर्रा किन दो शहरों के बीच स्थित है? मुंबई और नासिक के बीच में। भोर घाट दर्रा किन दो स्थानों को जोड़ता है? मुंबई और पुणे। कोयम्बटूर तथा कोचीन को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? पालघाट दर्रा। नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तमिलनाडु में। धारवाड़ का पठार किस राज्य में है? कर्नाटक में। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुडी किस पहाड़ी पर स्थित है? अन्नामलाई पहाड़ी पर। आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटीय भाग में कौन सी पहाड़ी स्थित है? महेंद्रगिरी। कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक का तट कौन सा तट कहलाता है? कोरोमंडल तट। पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है? ओडिशा में। तूतीकोरिन तथा एन्नौर बंदरगाह किस राज्य में है? तमिलनाडु में। हल्दिया बंदरगाह किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में। गुजरात से गोवा तक की तटीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है? इसे कोंकण तट कहा जाता है। गोवा से कर्नाटक तक का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? केंद्रा तट। कर्नाटक से कन्याकुमारी तक का तट क्या कहलाता है? मालाबार तट। मोर्मुगांव बंदरगाह किस राज्य में है? गोवा में। नहावा शेवा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में है। नहावा शेवा बंदरगाह को जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी कहा जाता है। मालदीव तथा मिनिकॉय के मध्य कितना डिग्री चैनल गुजरता है? 8 डिग्री चैनल। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। 8 डिग्री चैनल जो है मालदीव और मिनिकॉय के बीच से गुजरता है। लक्षद्वीप तथा मिनिकॉय के बीच कितना डिग्री चैनल गुजरता है? 9 डिग्री चैनल। छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच में कितना डिग्री चैनल गुजरता है? 10 डिग्री चैनल। सुमात्रा तथा निकोबार के मध्य कौन सा चैनल है? ग्रैंड चैनल। दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच कौन सा पास है? इन दोनों के बीच में डंकन पास है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? सैडल पीक। पंबन द्वीप कहाँ पर स्थित है? मन्नार की खाड़ी में। बैरन किस राज्य में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है? तो ये अंडमान निकोबार में है और भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है ये बैरन ज्वालामुखी। अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? संतोपत हिमानी। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? जमुना। गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? पद्मा। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है? तो ये गंगा, गोदावरी, कावेरी, हुगली, बैगाई, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र और महानदी, ये सारी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। कौन सी नदी अरब सागर में जाकर गिरती है? सिंधु नदी। कौन सी नदी खंबात की खाड़ी अरब सागर में जाकर गिरती है? ताप्ती, नर्मदा, साबरमती और माही नदी। खंबात की खाड़ी अरब सागर में ही है। शिप्रा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? बर्डी पहाड़ी, मध्य प्रदेश में। गंडक नदी किस शहर के समीप गंगा नदी में मिल जाती है? पटना में। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तिब्बत में, जो सानख्वे बाब हिमनद सिंधु नदी का उद्गम स्थल जो है तिब्बत में सानोख्याबाब हिमनद है। सतलुज नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? राकसताल। सतलुज नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, ब्यास नदी और झेलम नदी किसकी सहायक नदियाँ हैं? सिंधु नदी की। कुरल, बनास, बामनी, सिप्ता और पर्वती नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ हैं? चंबल नदी की। लिसार, सरयू, चौकिया तथा शर्मा किसकी सहायक नदियाँ हैं? शारदा नदी की ये सहायक नदियाँ हैं। यारू, इंद्रावती तथा लिखू किसकी सहायक नदियाँ हैं? कोसी नदी की। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को। पूर्णा प्रमुख रूप से किसकी सहायक नदी है? ताप्ती नदी की। डिबोंग लोहित, सेसरी, नोवा और दिहांग किसकी सहायक नदियां हैं? ब्रह्मपुत्र नदी की। दक्षिण भारत का गंगा किसे कहा जाता है? कावेरी नदी को। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? कर्नाटक में ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ। राजस्थान की एकमात्र नदी कौन सी है जो सालों भर बहती है? चंबल नदी। चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है? चंबल नदी पर। निम्न में से कौन सी प्रायद्वीपीय नदियां हैं? तो देखिए,
महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और वैगाई नदी, ये सारी नदियाँ प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं। और सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। पूछे भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा नदी। वहीं भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। भारत की सबसे बड़ी तटीय तथा खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील, जो कि ओडिशा में है। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? वुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद वल्लभ पंत सागर, जो कि उत्तर प्रदेश में है। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? चोलामू झील, सिक्किम में है। महाराष्ट्र में स्थित कौन सी झील ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित हुई है? लोनार झील। हुसैन सागर झील किस राज्य में है? तेलंगाना में। नागार्जुन डैम किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर। निजाम सागर डैम किस नदी पर है? मंजीरा नदी। पूर्वोत्तर भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? पूर्वोत्तर भारत के बारे में पूछ रहा है, तो यह है लोकटक झील, जो कि मणिपुर में है। राणा प्रताप सागर डैम, जवाहर सागर डैम और गांधी सागर डैम किस नदी पर है? चंबल नदी पर। मालाताल झील, सात ताल झील और राकस ताल झील किस राज्य में है? उत्तराखंड में। भारत की दूसरी सबसे बड़ी झील कौन सी है? पुलिकट झील, जो कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में है। नागिन झील, डल झील और बैरीनाग झील किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। सांबर झील, राजसमंद झील और पिछौला झील किस राज्य में है? राजस्थान में। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो ये है गरसोप्पा जलप्रपात। इसे जोग जलप्रपात भी कहा जाता है, जो कि शरावती नदी पर है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? कावेरी नदी। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है? स्वर्ण रेखा नदी। यन्ना जलप्रपात किस नदी पर है? नर्मदा नदी। भारत के जलवायु किस प्रकार की जलवायु है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी। उत्तरी भारत में शीत ऋतु में वर्षा किसके कारण होती है? जेट स्ट्रीम या पश्चिमी विक्षोभ के कारण। ठंडी के दिनों में कोरोमंडल तट पर वर्षा किसके कारण होती है? लौटती हुई मानसून के कारण। राजस्थान में शीत ऋतु के वर्षा को क्या कहा जाता है? मावट। शीत ऋतु में चलने वाली तीव्र आर्द्र हवाएं जिनमें गरज के साथ वर्षा भी होती है, पूर्वी भारत में क्या कहा जाता है? इसे नार्वेस्टर कहा जाता है पूर्वी भारत में। पश्चिम बंगाल में इसे काला बैशाखी कहा जाता है। शीत ऋतु में चलने वाली तीव्र आर्द्र हवाएं जिसमें गरज के साथ वर्षा भी होती है, कर्नाटक में क्या कहा जाता है? इसे चेरी ब्लॉसम कहा जाता है, यानी कॉफ़ी वर्षा। अरब सागर से आने वाली मानसून सबसे पहले किस राज्य में आती है? केरल में। मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पेडोलॉजी। किस प्रकार की मिट्टी में पोटाश की बहुलता होती है? जलोढ़ मिट्टी में। नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? खादर। नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को क्या कहा जाता है? जलोढ़ मिट्टी। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? बंगर। उर्वरता की दृष्टि से सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी। बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से किस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है? काली मिट्टी। काली मिट्टी में किसकी बहुलता होती है? आयरन, चूना, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम। किसकी उपस्थिति के कारण काली मिट्टी का रंग काला होता है? टिटेनी, फेरस, मैग्नेटाइट और जीवांश की उपस्थिति के कारण। काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? रेगुर मिट्टी। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है? काली मिट्टी। तो याद रखिए, कपास की खेती जो है सबसे अधिक काली मिट्टी में की जाती है। धान, गेहूं, तिलहन, दलहन, आलू और मक्का की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जलोढ़ मिट्टी। काली मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है? महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश। लाल मिट्टी में किसकी बहुलता होती है? सिलिका और आयरन। लाल मिट्टी किसकी उपस्थिति के कारण लाल रंग का होता है? लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। कौन सी मिट्टी अम्लीय प्रकृति की होती है? लाल मिट्टी। किसका इस्तेमाल करके लाल मिट्टी की उर्वरता बढ़ाई जा सकती है? चूना का इस्तेमाल करके। लैटेराइट मिट्टी में किसकी बहुलता होती है? आयरन और सिलिका। मानसूनी जलवायु की आर्द्रता एवं शुष्कता के परिवर्तन के परिणाम स्वरूप किस मिट्टी का निर्माण होता है?
लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी में किसकी उपस्थिति के कारण इसका रंग सफ़ेद होता है? कियोलिन उपस्थित होता है इसी की वजह से। कौन सी मिट्टी चाय एवं इलायची की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? लेटेराइट मिट्टी। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग कृषि के लिए उपयुक्त है? 51%। भारत का कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग पर वन मौजूद है? 21%। विश्व में चावल तथा गेहूं के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा। पहले स्थान पे चीन है। भारत में कृषि योग्य भूमि के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर गेहूं की खेती की जाती है? 15% भाग पर। भारत में कृषि योग्य भूमि के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर चावल की खेती की जाती है? 47%। देश में गेहूं के उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? उत्तर प्रदेश। भारत में हरित क्रांति का संबंध किससे है? खाद्यान्न उत्पादन से। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1967 से 68 में। विश्व में उर्वरक उत्पादन में पहला स्थान किसका है? चीन का है। भारत इसमें तीसरे स्थान पर है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से। नीली क्रांति का संबंध किससे है? मछली उत्पादन। भूरी क्रांति का संबंध है उर्वरक उत्पादन से। रजत क्रांति का संबंध है अंडा उत्पादन से। पीली क्रांति का संबंध है तिलहन उत्पादन से। लाल क्रांति का संबंध है मांस उत्पादन और टमाटर उत्पादन से। गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा मछली के उत्पादन से है। बादामी क्रांति का संबंध मसाला उत्पादन से है। सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? फल उत्पादन से। अमृत क्रांति का संबंध किससे है? नदी जोड़ो परियोजना से। आम, केला, नींबू, काजू, काली मिर्च, नारियल, अदरक तथा हल्दी के उत्पादन में भारत किस स्थान पर है? इसमें भारत पहले स्थान पर है। फलों एवं सब्जियों के उत्पादन में विश्व भर में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा। पहले स्थान पर चीन है। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश कौन है? तो यह है चीन। भारत इसमें तीसरे स्थान पर है। तंबाकू के पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्यूरिंग। सबसे उच्च कोटि का कॉफ़ी कौन सा होता है? इसे अरेबिका कहा जाता है। दलहन तथा तिलहन उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? मध्य प्रदेश। चावल उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? पश्चिम बंगाल। मक्का उत्पादन में किस राज्य का पहला स्थान है? आंध्र प्रदेश। सोयाबीन के उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? मध्य प्रदेश। दाल के उत्पादन में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। कपास के उत्पादन में पहला स्थान किसे है? गुजरात। गन्ना उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? उत्तर प्रदेश। सूरजमुखी उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? कर्नाटक। मसालों के उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? केरल। जूट के उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? पश्चिम बंगाल। प्याज के उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? महाराष्ट्र। गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू तथा राई कौन सी फसलें हैं? इन सभी को रबी फसल कहा जाता है। खरीफ और रबी फसल बार बार पूछा जाता है, याद रखिए। रबी फसलों को किस माह में बोया जाता है? अक्टूबर से नवंबर में। रबी फसलों को किस माह में काटा जाता है? मार्च से अप्रैल में। धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा और अरहर कौन सी फसलें हैं? ये सारी खरीफ फसलें हैं। खरीफ फसलें किस माह में बोई जाती हैं? जून से जुलाई में। और खरीफ फसलों को किस माह में काटा जाता है? नवंबर से दिसंबर में। भारत में सिंचाई परियोजना को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3 भागों में। वृहद सिंचाई परियोजना, मध्यम सिंचाई परियोजना और लघु सिंचाई परियोजना। 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य भूमि वाले क्षेत्रों में कौन सी परियोजना लागू की जाती है? वृहद सिंचाई योजना। पलामू टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? झारखंड में। बिलीगिरी रंगनाथ टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? कर्नाटक में। दांदेली अंशित टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? कर्नाटक में। अचान कमार टाइगर रिजर्व और उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में। पाकुई टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में। पीलीभीत टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। सतकोसिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? ओडिशा में।
5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? पंजाब को। बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है? पानीपत को। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है? जमशेदपुर को। जमशेदपुर झारखंड में है। भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? मुंबई को। क्वीन ऑफ डेक्कन किस शहर को कहा जाता है? पुणे को। फलोद्यानों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? सिक्किम को। पहाड़ी की मल्लिका किसे कहा जाता है? नेतरहाट को, झारखंड में है। भारत के किस शहर को पूर्व का पेरिस कहा जाता है? जयपुर को। भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? तो यह है साबरमती नदी, गुजरात में बहती है। एशिया की अंडों की टोकरी किसे कहा जाता है? आंध्र प्रदेश को। खुशबुओं का शहर किसे कहा जाता है? कन्नौज को। त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है? मदुरै। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? कोच्चि को। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कानपुर को। मंदिरों का नगर किसे कहा जाता है? वाराणसी को। बगीचों का शहर किसे कहा जाता है? कपूरथला को। पश्चिम बंगाल की शोक नदी किसे कहा जाता है? दामोदर नदी। सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? मुंबई को। हिडकल परियोजना किस नदी पर है? घाटप्रभा नदी, कर्नाटक में। भीम परियोजना किस नदी पर है? पावना नदी पर है, महाराष्ट्र में। नोंगर वाइलेम वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? मेघालय में। पखुई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में। पंचमढ़ी वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। पराम्बीकुलम वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? केरल में। डम्फा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? मिजोरम में। वेदांतगल वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तमिलनाडु में। कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? राजस्थान में। घाना पक्षी विहार किस राज्य में है? राजस्थान में। सोमेश्वर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? कर्नाटक में। दालमा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? झारखंड में। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? यह है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उत्तराखंड में है। भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में, कुल 11 हैं। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हेमिस नेशनल पार्क, जो कि लेह में है। भारत में सर्वाधिक 94 वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? अंडमान निकोबार में। शीतकाल में भारत में साइबेरियाई सारस किस पक्षी विहार में प्रायः दिखाई पड़ते हैं? केवलादेव घाना पक्षी विहार में, जो कि राजस्थान में है। कराकुम नामक रेगिस्तान किस देश में है? तुर्कमेनिस्तान में। अटाकामा नामक रेगिस्तान किस देश में है? चिली में। कालाहारी नामक रेगिस्तान किस देश में है? बोत्सवाना में। रेंडियर झील किस देश में स्थित है? कनाडा में। लडौगा झील तथा ओनेगा झील किस देश में है? रूस में। बालखश झील किस देश में है? कजाकिस्तान में। ये विश्व प्रसिद्ध कुछ मशहूर झीलें हैं, इन्हें याद रखिए। ग्रेट स्लेव झील किस देश में है? कनाडा में। मिशिगन झील किस देश में स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। आयर झील किस देश में है? ऑस्ट्रेलिया में। विश्व की सबसे लंबी मीठे जल की झील कौन सी है? यहाँ पे विश्व का बात पूछ रहा है, तो ये है टंगानिका झील। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर झील। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? कैस्पियन सागर झील है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? सुपेरियर झील। इसी कुल झील किस देश में है? किर्गिस्तान में। युगांडा तथा तंजानिया के बीच कौन सी झील अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? विक्टोरिया झील। असवान तथा काहिरा नगर किस नदी के किनारे बसे हैं? नील नदी के किनारे। बगदाद किस नदी के किनारे हैं? टाइग्रिस नदी के किनारे हैं। तो देखिए, प्रमुख नदियों के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, ये भी बार बार पूछा जाता है। बर्लिन, जो कि जर्मनी की कैपिटल है, बर्लिन किस नदी के किनारे हैं? स्प्री नदी। सेंट लुइस किस नदी के किनारे हैं? मिसिसिपी नदी। ब्यूनस आयर्स किस नदी के किनारे हैं? ला प्लाटा नदी। लंदन किस नदी के किनारे बसा है? टेम्स नदी के किनारे हैं। कुछ और क्वेश्चन है। पेरिस किस नदी के किनारे हैं?
पेरिस सीन नदी के किनारे है, पेरिस फ्रांस की कैपिटल है। मॉस्को किस नदी के किनारे है? मोस्कवान नदी। प्राग किस नदी के किनारे है? विंतावा नदी। इटली की कैपिटल रोम किस नदी के किनारे है? टाइबर नदी। पर्थ जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, किस नदी के किनारे है? स्वान नदी। जिब्राल्टर जलडमरू मध्य किन दो देशों को अलग करता है? स्पेन और मोरक्को को, ठीक है, या फिर यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है जिब्राल्टर जलडमरू मध्य। चलिए अगला क्वेश्चन, डोबर जलडमरू मध्य किन दो देशों को अलग करता है? ब्रिटेन और फ्रांस को। मलक्का जलडमरू मध्य किन दो देशों को अलग करता है? मलाया और सुमात्रा को। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, रट जाना है। बाओ एल मंडो जल संधि किसे आपस में जोड़ती है? लाल सागर तथा अरब सागर। 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? रोम को। गगनचुंबी इमारतों का नगर किसे कहा जाता है? न्यूयॉर्क को। चीन की शोक नदी किसे कहा जाता है? हुआंगहो नदी, जिसे पीली नदी भी कहा जाता है। मोतियों का द्वीप किस देश को कहा जाता है? बहरीन को। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का सेशन। आज के क्लास में हमने लुसेंट का चैप्टर भूगोल को संपूर्ण रूप से कवर किया। आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और भी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन रखिए ताकि वीडियो आते ही नोटिफिकेशन मिल जाए। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।